नमस्कार साथियों, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी के लिए इस नई सीरीज में फिर से लेकर आया हूं एक शानदार लेक्चर। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। त्रिपक्षीय संघर्ष एक बहुत ही बड़ा संघर्ष था जिसमें भारतीय इतिहास की 3 शक्तियों ने भाग लिया। और आखिरकार इस संघर्ष का कारण क्या था, इस संघर्ष में किन किन राजवंशों ने भाग लिया था और इस संघर्ष का परिणाम क्या रहा। तो इसमें हम लोग बेसिकली 3 चीजों को कवर करेंगे: संघर्ष का कारण, संघर्ष में भाग लेने वाली शक्तियां और संघर्ष का प्रभाव क्या रहा। तो आइए समझते हैं इस सीरीज में। ये हमारी वॉर क्रॉनिकल सीरीज का अगला पार्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें 3 महाशक्तियों ने पार्टिसिपेट किया। पहले कौन थे, याद रखिएगा। पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट डायनेस्टीज के बारे में। आखिर किस तरीके से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ पूरा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत किस तरीके से होती है, तो इसके लिए जरूरी है हमको ये जानना कि उस समय आखिरकार क्या परिस्थिति थी, क्या कंडीशन थी सभी राजवंशों की। तो इसमें हम लोग यहां पर 3 शक्तियों की चर्चा करते हैं। देखिए, यहां पर पूर्व में इस समय बंगाल में पाल वंश का शासन था। बंगाल में पाल वंश का शासन था और पाल वंश के संस्थापक के तौर पर हमको गोपाल का नाम देखने को मिलता है। और गोपाल के बाद इसमें संस्थापक गोपाल हैं, उसके बाद हमको धर्मपाल, और धर्मपाल के बाद इसमें तीसरे एक शक्तिशाली शासक हैं जिनका नाम देवपाल। तो इस पाल वंश के 3 प्रमुख शासक हैं। दूसरा, इसमें मध्य क्षेत्र से या हम मध्य भाग से ऐसा बोल सकते हैं, तो मध्य भाग से यहां पर हमको एक डायनेस्टी देखने को मिलती है और इस डायनेस्टी का नाम था, जो हमारे मालवा वाले रीजन में थे, मालवा यानी अवंती के, और इनका नाम था प्रतिहार। प्रारंभ में प्रतिहारों का शासन मालवा में होता है, उज्जैनी प्रतिहार वंश। और प्रतिहार वंश के कुछ शासकों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग कुछ शासकों की बात करेंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी तो चर्चा करेंगे। इसका जो संस्थापक है, जैसे कि नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम ये इनका संस्थापक था। और इसके बाद इसमें आते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनका नाम होता है वत्सराज। और वत्सराज के बाद इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, और इसके बाद इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका नाम होता है क्या, तो याद रखिएगा नागभट्ट सेकंड। और नागभट्ट सेकंड के बाद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जिनका नाम होता है मिहिर भोज। तो ये 2 राजवंश हो गए और तीसरे राजवंश की अभी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें संस्थापक अगर देखा जाए फाउंडर, तो फाउंडर कौन है, याद रखिएगा फाउंडर है इस वंश के जिनका नाम था नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम इसके फाउंडर हो गए। और याद रखिए यहां पे फाउंडर कौन है, यहां पे गोपाल फाउंडर होते हैं, संस्थापक। तो ये 2 डायनेस्टी हो गई। ऐसे ही एक और डायनेस्टी थी जिसका नाम हम लोग यहां पर शॉर्ट में लिख लेते हैं, जो इस समय दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, और इनका नाम था, इस समय दक्षिण भारत में जो राजवंश शासन कर रहा था उस राजवंश का नाम था राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट वंश के यूं तो कई शासकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन याद रखिएगा दंतीदुर्ग जो इस वंश के संस्थापक हैं। इसके बाद हमको पार्टिसिपेट करने को मिलेंगे ध्रुव, ध्रुव के बाद हमको मिलेंगे गोविंद तृतीय, और गोविंद तृतीय के बाद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनका नाम अमोघवर्ष, और बाकी शासक होते हैं। तो कुल मिलाकर एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया तीनों राजवंशों का जिन्होंने इस संघर्ष में पार्टिसिपेट किया। पूर्व के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट, और मालवा यानी सेंट्रल इंडिया के कौन थे, प्रतिहार थे, जिन्होंने इस संघर्ष में पार्टिसिपेट किया। तो इस 3 शक्तियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। वो 3 शक्तियां कौन सी थी जिन्होंने इस संघर्ष में भाग लिया। अब दूसरी बात है, त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ, इस त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या कारण था। तो देखिए, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, इस त्रिपक्षीय संघर्ष का जो बहुत बड़ा कारण था वो था कन्नौज। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण है कन्नौज। यानी ये जो कुछ भी हो रहा था वो कन्नौज पर अधिकार को लेकर हो रहा था। कन्नौज पर अधिकार क्यों करना चाहते थे ये सभी, तो कन्नौज पर अधिकार करने के कुछ कारण थे, जैसे कि कन्नौज की आर्थिक समृद्धि, कन्नौज व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, कन्नौज जो है एक समृद्ध राज्य था,
तो कन्नौज की आर्थिक समृद्धि थी, कन्नौज व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा गंगा यमुना दोआब में स्थित होने की वजह से फर्टाइल एरिया यहां पर था, यानी कृषि उत्पादन के लिए भी अच्छा था। तीसरी खास बात यह थी कि इस समय कन्नौज राजनीतिक शक्ति का केंद्र था, और राजनीतिक शक्ति का केंद्र होना ही कन्नौज पर नियंत्रण का बुलावा था। राजनीतिक शक्ति का केंद्र था, यह माना जाता था कि भारत में वही सबसे शक्तिशाली है जो कन्नौज पर शासन करेगा। तो कन्नौज की राजनीतिक शक्ति, कन्नौज की आर्थिक समृद्धि, गंगा यमुना दोआब में स्थित होना, इन सभी चीजों को लेकर भारतीय इतिहास में जो संघर्ष हुआ इसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और इसे कन्नौज को शक्ति का जो केंद्र बनाया था जिस शासक ने, उस शासक का नाम था हर्षवर्धन। यानी हर्षवर्धन के समय से ही कन्नौज राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन चुका था। इसीलिए जब हम हर्षवर्धन को पढ़ते हैं तो हर्षवर्धन में इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हर्ष ने कन्नौज को राजनीतिक शक्ति का केंद्र बनाया। क्योंकि जैसे वर्तमान में हमारे देश में राजनीतिक शक्ति का केंद्र क्या है? दिल्ली। तो राजनीतिक शक्ति का केंद्र दिल्ली है, इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सपना होता है कि वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाए, यानी भारत सरकार को कंट्रोल करें, पूरे भारत पर नियंत्रण करें। वैसे ही कन्नौज इस समय पूरे भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। पाटलिपुत्र के पतन के पश्चात कन्नौज ही भारत में राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना। अब इस कन्नौज पर संघर्ष के लिए तीन शक्तियां आगे आती हैं। बंगाल से कौन आते हैं या पूर्व से आते हैं? पाल। मध्य भारत से कौन आते हैं? मध्य भारत से आते हैं गुर्जर प्रतिहार। और याद रखिएगा दक्षिण से कौन आते हैं? राष्ट्रकूट। तो इसमें आपको सबसे पहले तो इन तीन शक्तियों का नाम याद रखना है कि तीन शक्तियां थी जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया, जिन्हें हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है लगभग 200 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 200 वर्षों तक चला। और इस संघर्ष में इन तीनों शक्तियों के कई शासकों ने भाग लिया। और इसमें इसकी शुरुआत जिन लोगों ने की थी, इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाले थे प्रतिहार शासक, यानी प्रतिहार शासक का नाम है वत्सराज। इसने इसकी शुरुआत की थी। और इस संघर्ष में अंतिम रूप से जिन्हें विजय मिली, अंतिम रूप से जो सफल हुए, उनका नाम था प्रतिहार। इसीलिए आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो शुरू करता है वही अंत करता है। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहारों ने की थी, और त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से जिन्होंने कन्नौज को पूरी तरीके से नियंत्रण किया या कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया, वो भी प्रतिहार थे। तो फिलहाल हमें यह समझ में आ गया क्यों हुआ यह संघर्ष। और इस संघर्ष में तीन शक्तियां हैं, पाल है, राष्ट्रकूट है और प्रतिहार है। अब ये संघर्ष होता कैसे है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है। देखिए कन्नौज पर, ये हमारा कन्नौज है, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए ये कन्नौज था। और कन्नौज पर एक डायनेस्टी शासन कर रही थी, कन्नौज राज्य पर। और इस डायनेस्टी का नाम था आयुध। आयुध वंश यहां पर शासन कर रहा था। और इस आयुध वंश का जो शासक था उसका नाम था इंद्रायुध। इस समय यहां का राजा था जिसका नाम था इंद्रायुध। इंद्रायुध यहां का शासक था। अब क्या कंडीशन होती है आयुध वंश की, आइए समझते हैं। इसी समय पूर्व में जो राज्य शासन कर रहा था उसका नाम क्या था? बंगाल में पाल। और पाल वंश के जो शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल। तो आपको हर डायनेस्टी के पहले शासक का नाम याद रखना है। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इस समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट थे। और राष्ट्रकूट वंश का जो पहला शासक इस संघर्ष में भाग लेता है उसका नाम होता है ध्रुव। तो मैं आपको दो तीन राजाओं के बारे में बता दूंगा जिससे हमको ये संघर्ष याद रहेगा। तीसरा हमारा राज्य सेंट्रल इंडिया में था, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए इसको यहां पे बना रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इस तीसरे राज्य का नाम था प्रतिहार, जिन्हें हम गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, प्रतिहार वंश। और इसका जो पहला शासक जिसने इस संघर्ष में भाग लिया उसका नाम था वत्सराज। तो आइए हम इसको समझते हैं कि आखिरकार यह संघर्ष कैसे शुरू हुआ और कैसे ये त्रिपक्षीय संघर्ष में बदल गया। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है वत्सराज के द्वारा। सबसे पहले वत्सराज के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज को अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया गया। इस तरीके से कन्नौज को अपने नियंत्रण में कर लिया गया। और इसी समय क्या हुआ कि जो पाल शासक है धर्मपाल, वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था।
और धर्मपाल अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उन्होंने इधर अपना विस्तार कर लिया था और विस्तार करते करते वो इलाहाबाद वाले रीजन तक आ गए थे, प्रयागराज जिसे हम कहते हैं। और इस समय ये जो इलाका था वो कन्नौज से टच करता था, कन्नौज के राज्य में आता था। आप ऐसे समझ सकते हैं कन्नौज राज्य का हिस्सा हुआ करता था ये यूपी वाला जो प्रयागराज वाला रीजन है। तो ये अपना विस्तार करते करते कहां तक आ गए, कन्नौज तक आ गए। और कन्नौज पर नियंत्रण किसने स्थापित कर लिया था, प्रतिहार शासक। तो अगर कभी यह पूछा जाता है संघर्ष की शुरुआत किस शासक ने की, तो आपका आंसर होगा प्रतिहार शासक वत्सराज ने संघर्ष की शुरुआत की। फिर दूसरा शासक जो इससे टकराया या दूसरी शक्ति जो इससे टकराई वो है धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल अपना विस्तार करके कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करके अपनी शक्ति और अपने ऐश्वर्य में वृद्धि करना चाहता था। इसीलिए जब वो अपना विस्तार किए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। तो पहली बार ये जो संघर्ष हुआ था वो दो पक्षों के बीच में हुआ था, ये द्विपक्षीय संघर्ष था। और इस द्विपक्षीय संघर्ष का कारण क्या था, कन्नौज पर नियंत्रण करना। इसमें धर्मपाल की हार होती है और वत्सराज की जीत होती है। वत्सराज ने क्या किया, वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया, धर्मपाल पराजित हुआ। अब धर्मपाल को लगा कि इस समय एक ही ऐसा शासक है या एक ही ऐसी शक्ति है जो प्रतिहारों को हरा सकती है। और इस प्रकार राष्ट्रकूटों को उत्तर भारत में आक्रमण का निमंत्रण मिला। राष्ट्रकूट क्या करते हैं, यहां से हमला करते हैं। और जब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, किन के बीच में, याद रखिएगा वत्सराज और ध्रुव के बीच में युद्ध हुआ। तो अब इसमें कन्नौज को लेकर तीनों पक्ष इसमें इन्वॉल्व हो गए, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। इसीलिए संघर्ष का नाम त्रिपक्षीय संघर्ष पड़ा। और इस संघर्ष में जीत होती है किसकी, याद रखिएगा इस संघर्ष में ध्रुव की जीत होती है और वत्सराज हार जाता है और हार कर राजस्थान के मरुस्थल वाले भागों में चला जाता है। तो कुल मिलाकर अब क्या हुआ कि इस संघर्ष में तीनों शक्तियां टकराई, तीनों एक साथ नहीं टकराई। पहले कौन टकराया, पहले प्रतिहार और पाल टकराए जिसमें धर्मपाल की हार होती है, प्रतिहारों की जीत होती है। फिर राष्ट्रकूट और प्रतिहार टकराए जिसमें ध्रुव जीता और ध्रुव ने क्या किया, उत्तर भारत में अपना एक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन ये हजारों किलोमीटर दूर तय करके जब उत्तर आते थे दक्षिण भारत से, तो इनके राज्य में आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाता था। तो इनके राज्य में आंतरिक अशांति फैल जाती है। बेंगी के चालुक्यों ने अशांति फैला दी, जिसकी वजह से क्या होता है, ध्रुव लौट आता है। और ध्रुव के लौटने का परिणाम यह होता है, जो हम दूसरे उसमें समझते हैं, ध्रुव के लौटने का परिणाम यह होता है कि ध्रुव दक्षिण भारत वापस लौट गया। इस समय कन्नौज फिर से खाली है और कन्नौज की इस परिस्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो तो मरुस्थल में जा चुका था। तो धर्मपाल ने क्या किया, ये पाल शासक धर्मपाल है, और धर्मपाल ने इस बार ये किया कि उन्होंने कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करके यहां पर एक नए शासक को बिठाया जिसका नाम था चक्रायुध, और चक्रायुध को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर कन्नौज पर किसका नियंत्रण हो गया, धर्मपाल का। लेकिन यह बात प्रतिहारों को अच्छी नहीं लगी और फिर से कौन आया, तो याद रखिएगा प्रतिहार वंश का एक अगला शासक आया जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड ने क्या किया, नागभट्ट सेकंड ने फिर से इस पर पुनः इसको जीत लिया और पुनः जीतने के पश्चात इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। किन के बीच में, धर्मपाल और नागभट्ट सेकंड के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें परिणाम स्वरूप नागभट्ट सेकंड की जीत होती है और धर्मपाल को फिर से हार का सामना करना पड़ता है। तो ये जो इलाका है नागभट्ट सेकंड के समय कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बना लिया। यानी कल के दिन अगर आपसे कोई ये पूछता है कि किस शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था, तो याद रखिएगा नागभट्ट सेकंड है जिसने इस संघर्ष में विजय हासिल की और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन फिर से सेम वही प्रॉब्लम कि अब लगा कि प्रतिहारों को कौन हराएगा, तो धर्मपाल ने इसके लिए फिर से दक्षिण भारत, कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की शक्तियों को बार बार आमंत्रित किया गया और यहां से दक्षिण से राष्ट्रकूटों की एंट्री होती है। और अब ध्रुव का जो लड़का है वो शक्तिशाली था जिसका नाम था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय पूरे मालवा को जीतते हुए, मालवा पर अधिकार करते हुए आते हैं और बुंदेलखंड के भागों में इन दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध होता है। किन दोनों शक्तियों के बीच में, नागभट्ट सेकंड और गोविंद तृतीय के बीच में युद्ध हुआ, जिसका परिणाम यह रहा कि इसको हार कर कन्नौज लौटना पड़ा और दोबारा से गोविंद तृतीय राष्ट्रकूटों ने अपनी जीत का पताका लहराया।
अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो कहने का मतलब यह है, जब जब यह संघर्ष हो रहा है कन्नौज पर नियंत्रण करने का, तो पहले पाल और प्रतिहार टकरा रहे हैं और नीचे से राष्ट्रकूट जाकर अपना दबदबा दिखा रहे हैं। दोनों संघर्षों में, यह दूसरा चरण था, पहला संघर्ष मैंने आपको बता दिया, तब ध्रुव की जीत हुई थी जो राष्ट्रकूट था, और दूसरे संघर्ष में भी राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय की जीत होती है। कुल मिलाकर यहां पे जो मालवा वाला रीजन था, पूरे मालवा पर इनका नियंत्रण हो गया। किनका नियंत्रण होगा? मालवा वाला हिस्सा जो है उन्होंने प्रतिहारों और पालों को हराकर जो है मालवा पर नियंत्रण कर लिया और फिर गोविंद तृतीय लौट गया। इसके बाद क्या होता है, इधर नागभट्ट सेकंड के बाद कौन आ जाता है? इधर नागभट्ट सेकंड के बाद आ जाता है मिहिर भोज। और आप तो जानते हैं कि मिहिर भोज बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। तो संघर्ष में क्या होता है कि मिहिर भोज कन्नौज पर अपना नियंत्रण आगे बढ़ाता है। और इधर धर्मपाल के बाद कौन आ जाते हैं? इधर देवपाल आ जाते हैं। और कहा जाता है कि देवपाल, ध्यान से सुनिएगा, मिहिर भोज और देवपाल के बीच में संघर्ष होता है। तो इस संघर्ष में पहले मिहिर भोज की जीत होती है, लेकिन बाद में देवपाल ने बुरी तरीके से मिहिर भोज को हरा दिया था। देवपाल पालों में सबसे शक्तिशाली शासक था। और इधर जो है इस समय कृष्ण सेकंड नाम का शासक था। यानी राष्ट्रकूट शासक कौन थे? कृष्ण सेकंड, जो थोड़ी कमजोरियों का सामना कर रहे थे, आंतरिक कमजोरियां उनको परेशान कर रही थी। फिर इधर शासक बदलते हैं और लास्ट में क्या होता है कि राष्ट्रकूट धीरे धीरे संघर्ष से खुद को बाहर कर लेते हैं। लगातार इस संघर्ष में अगर कोई आपसे पूछता है कि कन्नौज किसके नियंत्रण में रहा, तो आपको बताना है प्रतिहारों के नियंत्रण में रहा। इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है कि इसकी शुरुआत किसने की? प्रतिहारों ने। अंतिम रूप से विजय किसको मिली? प्रतिहारों को। यह संघर्ष कितने वर्षों तक चला? 200 वर्षों। इस संघर्ष का कारण राजनीतिक शक्ति का केंद्र कन्नौज पर अधिकार करना, जो आर्थिक समृद्धि का भी केंद्र है, गंगा यमुना दोआब में स्थित है, जो फर्टाइल है। इसीलिए भारत की तीन शक्तियां 200 वर्षों तक आपस में संघर्ष करती रही, जिसमें अंतिम रूप से प्रतिहारों को सफलता मिलती है। आई होप आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस संघर्ष का परिणाम क्या निकला, थोड़ा सा हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इस संघर्ष का परिणाम यह निकला, देखिए मिहिर भोज बाद में कन्नौज में बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और उन्होंने कुछ समय के लिए जो कन्नौज है उस पर अपना पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहां पे राष्ट्रकूटों को आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और देवपाल के बाद कोई ऐसा पाल शासक नहीं हुआ जिसने कन्नौज में उनकी चुनौती को, मतलब उनको चुनौती दी हो। अब इसमें एक रीजन है, इस संघर्ष का परिणाम क्या निकला? इस संघर्ष का परिणाम क्या निकला, इसको भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस संघर्ष का परिणाम क्या निकला? इस संघर्ष का पहला परिणाम तो यह है कि आर्थिक रूप से ये सारे के सारे जो है तीनों शक्तियां कमजोर हो गई। ठीक है। दूसरा कारण क्या था कि इसी समय जो है विदेशी आक्रमण के लिए, आप अगर आप देखेंगे विदेशी आक्रमण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भारत की तीनों शक्तियां आपस में लड़ जाती हैं और आप देखेंगे इसी समय भारत पर तुर्क मुसलमानों ने आक्रमण किया। यानी इसके बाद ही भारत पर तुर्क मुस्लिम आक्रमण करते हैं, जिससे, क्योंकि ये तीनों राज्य कमजोर हो चुके थे। चौथा, चंदेल, आपने नाम सुना होगा, चंदेल, परमार, चौहान, कलचुरी, ये जो हैं प्रतिहारों से स्वतंत्र हो गए। आदि राज्यों का उदय हुआ, आदि क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि इन तीन महाशक्तियों के टकराने से भारत को आर्थिक क्षति हुई, भारत पर विदेशी आक्रमण का रास्ता खुला और जो प्रतिहारों के अधीन कुछ क्षेत्रीय शक्तियां थी जिन्हें हम सामंत कहते हैं, उन सामंत रूपी शक्तियों का उदय होता है। तो ओवरऑल कहा जाए, अब मैं इसको एंड करता हूं और एंड किस तरीके से आपको याद रखना है इसके सारे प्रश्नों को, तो मैं पहले डायग्राम पे ही चलता हूं यहां पर कि संघर्ष का जो कारण है कि कन्नौज राजनीतिक शक्ति का केंद्र था, गंगा यमुना दोआब में स्थित था और आर्थिक समृद्धि थी। इस पे अधिकार को लेकर भारत की तीन शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। याद रखिएगा संघर्ष कितने वर्षों तक चला? 200 वर्षों तक चला। हर डायनेस्टी के 3-4 शासकों ने इसमें भाग लिया है, जैसे धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रकूट शासकों में ध्रुव है, गोविंद तृतीय है, कृष्ण सेकंड है, अमोघवर्ष है, इंद्र तृतीय है। और इधर आएंगे तो आप पहला शासक वत्सराज है, फिर नागभट्ट सेकंड है, फिर मिहिर भोज है, उसके बाद महिपाल इधर भी आएंगे। तो ऐसे करके कई शासक हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कन्नौज पर किसका नियंत्रण स्थापित हुआ, तो आपको बताना है अंतिम रूप से जो है कन्नौज किसके अधिकार में रहा, तो अंतिम रूप से कन्नौज जो है प्रतिहारों के अधिकार में रहा।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वॉर क्रॉनिकल्स की सीरीज है ये काफ़ी पसंद आ रही होगी, और नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक और धमाकेदार युद्ध के बारे में, उसके कारण और परिणामों की चर्चा करेंगे। कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको कमेंट में एक आंसर करके बताना है कि इस संघर्ष की शुरुआत किस राजा ने की थी, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस राजा ने की थी, तो आपको वो बताना है। जो हमारे राष्ट्रकूटों के अभिलेख हैं उनमें इनकी जानकारी मिलती है, समनगढ़ अभिलेख है, बहुत सारे अभिलेख हैं। जब हम रेगुलर लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।